Hello everyone, today we are going to discuss all the activities of chapter life processes. So, we are going to discuss all the activities in detail. So, the first activity says you have to take a potted plant with variegated leaves, for example, money plant or cotton. So, आपको क्या करना है यहाँ पे आपको एक पोटेड प्लांट लेना है. पोटेड प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसे हम ग्रो करते हैं कंटेनर्स में. ये आर्टिफिशियल प्लांट भी हो सकता है एंड लिविंग भी हो सकता है, ठीक है. और ऐसा प्लांट आपको लेना है जिसकी लीव्स कैसी हो, वेरीगेटेड लीव्स हो, मतलब कि ऐसी लीव्स जिनमें कुछ पैचेस हों या फिर स्ट्राइप्स हों या फिर वो डिफरेंट कलर से मिलके बनी हुई हो. तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिनकी लीव वेरीगेटेड होती है? तो ऐसे प्लांट होते हैं मनी प्लांट, कैरोटॉन. ओके, नाउ कीप द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप. अब आपको क्या करना है, आपको ये प्लांट को 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रखना है, वहाँ पे सनलाइट नहीं होनी चाहिए. ओके, और हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि प्लांट का जितना भी स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है. अब जब हम उसको 3 दिन डार्क रूम में रखेंगे ना, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड उसमें स्टार्च भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है. इसलिए हम उसको डार्क रूम में रख रहे हैं. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर. अब आपको क्या करना है, उस प्लांट को 3 दिन बाद बाहर निकालना है एंड सनलाइट में 6 आवर के लिए रख देना है. ओके, प्लक अ लीव फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन शीट ऑफ पेपर. अब आपको क्या करना है, एक लीव प्लग करनी है एंड उसमें मार्क कर देना है जितनी भी एरिया ग्रीन है उसको, ठीक है. फिर आपको इसे एक शीट में ट्रेस करना है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिप द लीव इन बॉइलिंग वाटर. ठीक है, आपको क्या करना है, उस लीव को बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए डिप कर देना है. ओके, आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल. फिर आपको क्या करना है, इसको डिप कर देना है एक कंटेनर में जिसमें क्या होगा, अल्कोहल. ओके, देन केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट इट टिल अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल. फिर आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर में वाटर को बॉईल करना है एंड उसके ऊपर आपको अल्कोहल वाला कंटेनर रख देना है जिसमें हमारी लीव भी थी, ठीक है. और तब तक का बॉईल करना है जब तक का कि अल्कोहल बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए. ओके, then what you have to do, you have to tell what happened to the color of the leaf and what is the color of the solution. क्या कलर हो गया अल्कोहल सोल्यूशन का एंड लीफ के कलर में क्या चेंजेस आए हैं वो भी आपको बताना है, ठीक है. then what you have to do, you have to dip the leaf in a dilute solution of iodine for few minutes. फिर आपको उस लीफ को डिप करना है आयोडीन सोल्यूशन में कुछ मिनट के लिए, ठीक है. now what you have to do, you have to take out the leaf and rinse ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन. आपको लीफ को बाहर निकालना है एंड उसको वॉश कर देना है वाटर से, ठीक है, ताकि उसमें जितना भी आयोडीन था वो हट जाए. ओके, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीव एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीव डन इन बिगनिंग. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको लीव के कलर को ऑब्जर्व करना है एंड जो आपने ट्रेस करा था ना लीव को, सबसे पहले इस लीव के कलर को कंपेयर करना है, ठीक है, पैटर्न को भी कंपेयर करना है. एंड what can you conclude about the presence of starch in various area of the leaf? अब आपको लीव में ना अलग अलग कुछ एरियाज दिखेंगी, तो आपको देखना है कि कहाँ पर कितने अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट है. ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बिफोर आयोडीन टेस्ट क्या होता है, द लीव लूजेस इट्स ग्रीन कलर एंड बिकम कलरलेस पेल वाइट बिकॉज क्लोरोफिल डिजॉल्व इन अल्कोहल. तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि जो लीव थी वो उसका ग्रीन कलर को लॉस कर देती है एंड वो पेल या फिर वाइट कलर की हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो लॉस कर देती है अपने क्लोरोफिल को. क्यों लॉस करती है? क्योंकि हमने उसको डिजॉल्व कराया था अल्कोहल में, ठीक है, तो अल्कोहल की वजह से उसका क्लोरोफिल लॉस हो जाता है. ठीक है, फिर हम देखते हैं द अल्कोहल सोल्यूशन बिकेम ग्रीन बिकॉज क्लोरोफिल मिक्स विद अल्कोहल. एंड जो अल्कोहल सोल्यूशन है वो ग्रीन हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ, क्लोरोफिल मिक्स हो गया, ठीक है. एंड आफ्टर आयोडीन टेस्ट क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का वो ब्लू ब्लैक हो जाता है एंड जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है वो ब्राउनिश या फिर येलोइश ब्राउन हो जाता है. ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है, ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. आपको क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से कि जो ग्रीन पार्ट है ना लीफ का, जितनी भी एरिया उसकी ग्रीन है, सिर्फ वही वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है एंड कोई अदर पार्ट नहीं करता है. ठीक है, देयरफॉर स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीव. इसीलिए जो स्टार्च प्रेजेंट होगा वो सिर्फ ग्रीन एरियाज वाली एरिया में
प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो अलग अलग एरियाज में स्टार्च के बारे में, तो हम यही कंक्लूड कर पाते हैं कि सिर्फ ग्रीन एरियाज में ही स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, फाइनल कंक्लूजन, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मेन मोटिव जो है इस एक्टिविटी का हमें यही बताना है कि फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोफिल नहीं हो सकता। ओके, व्हाई इज द प्लांट कैप्ट इन द डार्कनेस फॉर 3 days। अब आप सोच रहे होगे कि क्यों हमने प्लांट को 3 days के लिए वहां रखा, डार्क प्लेस में रखा। अब आप सोच रहे होगे कि क्यों हमने प्लांट को 3 days के लिए डार्क प्लेस में रखा। तो हमने उसको इसलिए रखा क्योंकि द प्लांट वॉज कैप्ट इन 3 days to use up all the previous stored starch so that any starch found later is produced only due to the photosynthesis in sunlight। तो ये कह रहा है कि हमने प्लांट को इसलिए 3 दिन डार्क में रखा था ताकि जो भी प्रीवियसली स्टोर्ड स्टार्च था वो यूज्ड अप हो जाए, एंड जो स्टार्च फाउंड हुआ है बाद में वो कब बना हो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट। ओके, so moving on to the next activity which says take 2 healthy potted plants which are nearly the same size। आपको क्या करना है, 2 healthy potted plant लेने हैं जो कि सेम साइज के होने चाहिए। ओके, kept them in the dark room for 3 days। अब आपको इनको भी 3 days के लिए डार्क रूम में रखना है। ओके, now place each plant on separate glass plate। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of the one plant। अब आपको क्या करना है, आपको इन plants को separate ग्लास प्लेट में रखना है एंड आपको एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है एंड उसे एक प्लांट के पास रख देना है। ओके, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये ना कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, नाउ कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार। अब क्या करना है, आपको दोनों प्लांट को सेपरेटली बेल जार से कवर कर देना है। ठीक है, use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plate so that the setup is airtight। अब आपको क्या करना है, जब आप इसमें बेल जार लगाओगे ना उसके बाद आपको जो उसकी बॉटम है उसको सील कर देना है विद अ वैसलीन सो दैट ये एयरटाइट कंटेनर बन जाए और हवा अंदर बाहर ना जा पाए। ठीक है, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। फिर आपको क्या करना है, आपको इस प्लांट को 2 hours के लिए सनलाइट में रख देना है। ओके, प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज द अबव एक्टिविटी शोज। अब हमें क्या करना है, फिर इसकी एक लीफ को प्लग करना है एंड देखना है कि क्या इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, कैसे हम पता करते हैं इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, आयोडीन टेस्ट से। डू बोथ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों ही प्लांट की लीफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च आपको शो करती हैं। What can you conclude from this activity? आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो इस एक्टिविटी से। हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट विदाउट KOH, ऐसा प्लांट जिसमें हमने KOH नहीं रखा था, उसकी जो लीफ है ना वो ब्लू ब्लैक हो जाती है आफ्टर आयोडीन टेस्ट। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये हमें स्टार्च का प्रेजेंस शो करता है। एंड वो वाला प्लांट जिसमें हमने KOH रखा था वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होता है, वो येलोइश ब्राउन ही रहता है। ओके, एंड दिस शोज द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। एंड यहाँ पे हमें कोई भी स्टार्च देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन द जार विथ KOH कार्बन डाइऑक्साइड गेट अब्सॉर्ब। अब मैंने कहा था ना हमने जिसमें KOH रखा है उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो जाएगी, इसके वजह से हमें वहाँ पे कोई भी स्टार्च देखने को नहीं मिल रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर, सो स्टार्च इज नॉट फॉर्म्ड। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, इसलिए वहाँ पे कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन। The plant that received carbon dioxide prepared starch, while the plant without carbon dioxide could not prepare starch. So carbon dioxide is necessary for photosynthesis। तो ये यही कह रहा है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट स्टार्च नहीं बना पाता, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगी और प्लांट अपना स्टार्च बना लेगा। ठीक है, इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, now moving on to the next activity in which we have to take 1 ml of starch solution 1% in 2 test tube A and B। हमें क्या करना है, 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, एक को हम नेम देंगे A, एक को हम नेम देंगे B। ओके, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 1 ml saliva to the test tube A and leave both the test tube undisturbed for
20 to 30 मिनट्स। हमें क्या करना है, हमें 1 ml सलाइवा ऐड करना है। कौन सी टेस्ट ट्यूब में? टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है। फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब को हमें छोड़ देना है 20 to 30 मिनट्स के लिए। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। किसमें? टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज? तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में आप कलर चेंज ऑब्जर्व करते हो? व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द 2 टेस्ट ट्यूब्स? तो ये पूछ रहा है कि ये क्या इंडिकेट करता है, क्या स्टार्च दोनों ही टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। हमें ये बताना है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? तो ये हमें क्या बताता है कि सलाइवा का क्या एक्शन हो रहा है स्टार्च में, ठीक है। ये भी हमें बताना है। सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए है ना, जिसमें हमने सलाइवा डाला था, उसमें हम क्या नोटिस करते हैं कि नो ब्लू कलर अपीयर्स आफ्टर एडिंग आयोडीन। जब हम उसमें आयोडीन डालते हैं टेस्ट ट्यूब ए में, तो वहाँ पे हमें कोई भी ब्लू कलर देखने को नहीं मिलता। द सोल्यूशन रिमेन्स ब्राउन और येलोइश ब्राउन। तो क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो येलोइश ब्राउन ही था इनिशियली एंड बाद में भी येलोइश ब्राउन ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी है, उसमें हम देखते हैं कि जो सोल्यूशन था वो ब्लू ब्लैक हो जाता है आफ्टर एडिंग द आयोडीन, ठीक है। जब हम उसमें आयोडीन ऐड करते हैं ना, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। Why does this happen? अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आयोडीन गिव्स अस अ ब्लू ब्लैक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो क्या होता है, आयोडीन हमें ब्लू ब्लैक कलर कब देता है? जब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। And in test tube A, saliva containing an enzyme called salivary amylase which break down starch into sugar. अब हमने डिटेल में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा था कि जो सलाइवा होता है वो कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को इनटू शुगर, जो क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सलाइवा है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दे रहा है इनटू सिंपल शुगर, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। एंड आयोडीन डालने पर भी वो हमें कोई भी कलर चेंज शो नहीं कर रहा है। सिंस स्टार्च गेट डाइजेस्टेड, आयोडीन डज नॉट गिव अ ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। तो जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो जा रहा है पूरी तरह से, जिसकी वजह से हमें ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिल रहा है। इन टेस्ट ट्यूब बी नो सलाइवा इज एडेड, बट हमने क्या टेस्ट ट्यूब बी में कोई सलाइवा ऐड करा था? नहीं, इसलिए उसमें स्टार्च प्रेजेंट है एंड जिसकी वजह से वहाँ पे हमें ब्लू ब्लैक कलर शो होता है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है कि जो सलाइवा होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को सिंपल शुगर्स में, ठीक है। एंड सलाइवा कंटेन अमाइलेज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज दैट डाइजेस्ट स्टार्च। ये मैंने आपको बता दिया कि जो सलाइवा है वो क्या कंटेन करता है, वो एक एंजाइम कंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है स्टार्च को, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को इनटू simpler sugar, ठीक है। Now moving on to the next activity, which is fourth activity, in which you have to take some freshly prepared lime water in a test tube. आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में freshly prepared lime water लेना है। Then you have to blow air through this lime water. फिर आपको अपने मुंह से हवा पास करनी है इस lime water से, ठीक है। Then नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न्स मिल्की। फिर आपको नोट करना है कि ये जो लाइम वाटर है वो कितना टाइम लेता है मिल्की सोल्यूशन में टर्न होने में, ओके। देन यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। फिर आपको क्या करना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी लाइम वाटर लेना है एंड उसमें भी एयर आपको पास करनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पिचकारी और सिरिंज, ओके। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब आपको देखना है इस केस में कितना टाइम लेता है हमारा लाइम वाटर मिल्की सोल्यूशन में टर्न होने में, ओके। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर दैट वी ब्रीथ आउट। तो ये हमें क्या बताता है कि कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस एयर में जिसे हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब 1 थी उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा लाइम वाटर होता है वो क्विकली मिल्की सोल्यूशन में टर्न हो जाता है। बट जो टेस्ट ट्यूब 2 थी उसमें हम क्या देखते हैं कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ, ठीक है, ताकि एक इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे सोल्यूशन को मिल्की दिखाता है, ठीक है। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही हमें हमारा सोल्यूशन मिल्की दिखता है। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी हुई है, जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है एंड हमें वाटर भी देता है। कंक्लूजन, द लाइम वाटर थ्रू which exhaled air is passed turns milky faster than the lime water through which ordinary air is passed. Exhaled air
कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन एटमॉस्फेरिक एयर। जो एक्सहेल्ड एयर है वो ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सहेलेशन। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिसे हम एक्सहेलेशन के थ्रू अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, now moving on to the next activity, which is fifth activity, in which we have to take some fruit juice or a sugar solution and add some yeast to this। हमें क्या करना है, फ्रूट जूस लेना है या फिर शुगर सोल्यूशन भी आप ले सकते हो, उसमें हमें यीस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद वन होल्ड कॉर्क। फिर आपको क्या करना है, आपको इस मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में लेना है एंड उसको एक कॉर्क से बंद कर देना है। ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिट द कॉर्क विद अ बेंट glass tube. Dip the free end to the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water। फिर आपको क्या करना है, आपको इस कॉर्क को फिट करना है एक बेंट ग्लास टेस्ट ट्यूब में एंड ग्लास टेस्ट ट्यूब को किसमें डिप करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में। ठीक है, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। तो ये कह रहा है कि फिर ये कह रहा है कि क्या आप चेंजेस ऑब्जर्व करते हो एंड जो चेंजेस होते हैं लाइम वाटर में वो कितना टाइम ले रहे हैं होने में। ठीक है, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। सो ये हमें क्या बताता है अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। फिर हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आफ्टर सम टाइम बबल्स ऑफ गैस आर प्रोड्यूस इन द यीस्ट शुगर मिक्सचर। तो जो वो यीस्ट शुगर मिक्सचर था ना, वहाँ पे कुछ टाइम बाद बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, द गैस पास थ्रू द बेंट ग्लास ट्यूब इनटू द लाइम वाटर, द लाइम वाटर ग्रेजुअली टर्न्स मिल्की। तो जब उस बेंट ग्लास ट्यूब को हम लाइम वाटर में डिप कर रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लाइम वाटर है मिल्की सोल्यूशन में टर्न हो जाता है, मतलब वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, सो द टाइम टेकन, the exact time may vary depending on the temperature and the amount of yeast। सो ये कितना टाइम लेता है वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट में यीस्ट ले रहे हो और वहाँ पे क्या टेम्परेचर है। ठीक है, यूजुअली द चेंज इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम व्हेन सफिशिएंट गैस इज प्रोड्यूस। तो यूजुअली क्या होता है कि हम चेंजेस तब ऑब्जर्व करते हैं जब सफिशिएंट अमाउंट में गैस जो होती है वो प्रोड्यूस हो गई होती है। ठीक है, सो रीजन क्या है इस चीज का, जो यीस्ट होता है ना वो ब्रेक डाउन कर देता है शुगर को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी फॉर्म हो जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज रिएक्ट विथ लाइम वाटर टू टर्न्स मिल्की, आपको पता ही है। ठीक है, रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, सो फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल आल्सो नोन एज इथेनॉल। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल फॉर्म होता है, ये हमें ये एक्टिविटी बताती है। ठीक है, यीस्ट कैरीज आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यीस्ट क्या करती है, वो कैरी आउट करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। Okay, now moving on to the sixth activity, in which you have to observe the fish in aquarium. They open and close their mouth and the gills slit. Okay, behind their eyes also open and close. Are the timing of the opening and closing of the mouth and gills coordinated in some manner? So यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है एक फिश को एक्वेरियम में, क्योंकि वो अपने माउथ को क्लोज एंड ओपन करती है। सो आपको देखना है कि जो उसकी आईज हैं वो भी क्लोज एंड ओपन होती हैं, तो क्या इन दोनों का जो टाइमिंग है वो सेम टाइमिंग है या फिर डिफरेंट टाइमिंग है, ये हमें नोटिस करना है। ओके, then what you have to do, you have to count the number of times the fish open and close its mouth in a minute। आपको एक मिनट में देखना है कि कितने बार जो फिश है वो ओपन करती है अपने माउथ को एंड क्लोज करती है। ठीक है, then what you have to do, you have to compare this to the number of times you breathe in एंड आउट, ओके, इन अ मिनट। फिर आपको देखना है कि आप एक मिनट में कितना ब्रीद इन और आउट करते हो और आपको कंपेयर करना है इसको फिश के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो फिश है ना वो कंटिन्यूसली ओपन करती है और क्लोज करती है अपने माउथ को, एंड जो उसके गिल स्लिट्स हैं वो भी ओपन एंड क्लोज होते हैं एक रिदम के साथ। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ द माउथ एंड द गिल स्लिट्स आर कोऑर्डिनेटेड। सो जो फिश है उसके जो माउथ का एंड जो गिल्स का मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेशन शो करता है। ठीक है, व्हेन वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ इट पासेस ओवर द गिल्स एंड लीव्स थ्रू द गिल स्लिट।
ठीक है। तो क्या होता है, जब वाटर एंटर करता है ना फिश के माउथ से, तो वो पास होता है ओवर द गिल्स एंड फिर वो गिल स्लिट से बाहर आ जाता है। ठीक है। देन व्हाट वी ऑब्जर्व, अ फिश यूजुअली ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ मच मोर फ्रीक्वेंटली देन ह्यूमन। हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन से ज़्यादा जो फिश है वो अपने माउथ को ओपन एंड क्लोज करती है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो फिश है वो ऑब्टेन करती है ना ऑक्सीजन को इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन क्या होती है, डिजॉल्व होती है, एंड वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ एंड फ्लोज ओवर द गिल्स। वाटर क्या होता है, माउथ से एंटर करता है एंड फ्लो कहाँ से करता है, ओवर द गिल्स। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड थ्रू द गिल्स। क्या होता है, फिश में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में थ्रू द गिल्स। ओके। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज हो जाती है फ्रॉम द ब्लड इनटू द वाटर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है विद दैट वाटर वो गिल स्लिट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड द गिल स्लिट आर कोऑर्डिनेटेड टू इंश्योर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर ओवर द गिल्स। ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आपको पता है कि फिश क्या करती है, रेस्पायर करती है थ्रू गिल्स। ठीक है। गिल्स एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको ये भी पता है कि जो गिल्स होते हैं वो अब्जॉर्व कर देते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को एंड क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो फिश है ना वो हमसे ज्यादा फास्ट रिस्पायर करती हैं। क्यों? क्योंकि वो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेती हैं एंड वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छे से रिस्पायर कर पाती हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है। क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज 7th एक्टिविटी, इन विच यू हैव टू विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट what is the normal range of hemoglobin content in human being। आपको क्या करना है, किसी हेल्थ सेंटर में जाना है एंड वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो नॉर्मल रेंज है ना हीमोग्लोबिन का वो कितना है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। इज इट द सेम फॉर द चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, ये भी आपको पता करना है कि क्या वो सेम है चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स में। और आपको ये भी देखना है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन, क्या कोई डिफरेंस है मैन एंड वुमेन की हीमोग्लोबिन लेवल में। ऑल्सो you have to visit a veterinary clinic in your locality, find out what is the normal range of hemoglobin content in animal like buffalo and cow। फिर आपको क्या करना है, वेटरनरी क्लिनिक जाना है, मतलब कि जहाँ पर जानवरों का ट्रीटमेंट होता है वहाँ जाना है एंड आपको पता करना है कि क्या नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की उन एनिमल्स में। आप ऐसे एनिमल्स को देख सकते हो जैसे कि बफेलो एंड काउ। ठीक है। इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काव्स मेल एंड फीमेल एनिमल, सेम आपको बताना है कि क्या, फिर आपको बताना है कि काव्स में क्या डिफरेंस है हीमोग्लोबिन कंटेंट में एंड फिर बताना है कि हीमोग्लोबिन लेवल में क्या डिफरेंस है मेल एंड फीमेल के। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स के मेल एंड फीमेल में कितना डिफरेंस है हीमोग्लोबिन के लेवल में वो भी आपको कंपेयर करना है। ठीक है। एंड यू हैव टू टेल हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन, और अगर कोई डिफरेंस है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड में देखो मैंने लिखा हुआ है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज जो है काउ या बफेलोज में क्या है। ठीक है। देखो अडल्ट काउ में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 8 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें काव्स की तो उसमें कितना है, स्लाइटली लोअर होता है अडल्ट से। ठीक है। सो द वैल्यू में वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड, एज एंड हेल्थ कंडीशन। तो यहाँ पे अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स में। ठीक है। सो जो अडल्ट मेल्स हैं उनमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेवल होता है देन अडल्ट्स फीमेल। ठीक है। सो इन कैटल्स हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू एज और सेक्स। ओके। सो काव्स often have different hemoglobin level compared to the adult animals। तो काव्स में भी हम देखते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। compared to adult animals। ओके। रीजन फॉर द डिफरेंस, अब क्या रीजन है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स में इतना डिफरेंस आ रहा है हीमोग्लोबिन लेवल में। ठीक है। सो अडल्ट मेल जनरली हैव हायर हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ हार्मोन डिफरेंस एंड ग्रेटर मसल मास। तो क्या हो रहा है, अडल्ट मेल्स है ना उनमें हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा अमाउंट में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि उनके जो मसल्स हैं उसका जो मास है वो डिफरेंट है एंड हार्मोन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। जो फीमेल्स हैं ऑफन हैव स्लाइटली लोअर हीमोग्लोबिन लेवल बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग
मेंस्ट्रुएशन। तो ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड लॉस होता है, जिसके वजह से उनके उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम है। ठीक है, अगर हम बात करें एनिमल्स में, द डिफरेंस अकर ड्यू टू एज, सेक्स, न्यूट्रिशन, ब्रीड एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन सच एज ग्रोथ, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सो एनिमल्स में भी डिफरेंस आ जाता है हीमोग्लोबिन में। क्यों? क्योंकि उनकी एज अलग होती है, ठीक है, उनके जेंडर्स अलग अलग होते हैं, उनका न्यूट्रिशन लेवल अलग अलग होता है, उनकी ब्रीड अलग होती है एंड ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, एंड लैक्टेशन हो रहा होता है, इसलिए वहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। और हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराने में थ्रू आउट द बॉडी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज लास्ट एक्टिविटी, इन विच यू हैव टू टेक 2 small pots of approximately same size and having the same amount of soil। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 pots लेने हैं जिनका सेम साइज होना चाहिए एंड सेम अमाउंट पे उनमें सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, वन शुड हैव अ प्लांट इन इट, और एक पॉट में प्लांट होना चाहिए। ठीक है, प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन अदर पॉट। फिर आपको क्या करना है, दूसरे पॉट में एक स्टिक लगानी है जिसमें प्लांट नहीं है, और उस स्टिक की हाइट कितनी होनी चाहिए, उस प्लांट के बराबर होनी चाहिए जितनी फर्स्ट वाले पॉट में थी। ठीक है, देन यू हैव टू कवर द सॉइल in both the pots with the plastic sheet so that the moisture cannot escape by evaporation। फिर आपको क्या करना है, दोनों पॉट की सॉइल को कवर कर देना है विद अ प्लास्टिक शीट सो दैट जो मॉइस्चर है ना सॉइल का वो इवेपोरेट ना हो पाए बाय इवेपोरेशन। ठीक है, देन कवर बोथ सेट्स, आपको कवर कर देने हैं दोनों सेट्स को, वन विद द प्लांट एंड अदर विद द स्टिक विथ प्लास्टिक शीट। एंड फिर आपको क्या करना है, दोनों को प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है। देन आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ही ब्राइट सनलाइट में रख देना है। ठीक है, हाफ एन आवर के लिए रखना। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द 2 केसेस? क्या आप ऑब्जर्व करते हो कोई भी डिफरेंस इन दोनों केसेस में? तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो पहला पॉट था जिसमें ना प्लांट था, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग। तो हमने उसको प्लास्टिक से कवर करा था, तो हम देखते हैं उसके इनर सरफेस पे ना टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लास्टिक शीट है इट बिकेम मॉइस्ट फ्रॉम इनसाइड। फिर हम दूसरे पॉट में देखते हैं जिसमें स्टिक थी, उसमें क्या होता है, उसमें हमें बहुत कम ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं, और कभी कभी तो हमें देखने को मिलते ही नहीं है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करोगे ना तो किसी किसी केस में आपको ड्रॉपलेट्स थोड़े अमाउंट में देखने को भी मिल सकते हैं स्टिक वाले केस में, बट यूजुअली नहीं दिखते हैं। ठीक है, सो द प्लास्टिक शीट रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई। सो इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारी प्लास्टिक शीट है वो ड्राई ही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किसी में हमें ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रही है एंड किसी में नहीं मिल रही है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्लांट है वो रिलीज करता है वाटर वेपर्स थ्रू टाइनी पोर्स, और उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, लीव में प्रेजेंट होती है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ठीक है, जब वाटर वेपर लूज होते हैं थ्रू द स्टोमेटा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, द वाटर वेपर्स रिलीज बाय द प्लांट condense on the inner surface of the plastic sheet forming droplets। So जब प्लांट ने वाटर वेपर्स रिलीज किए थे वो कंडेंस हो गए, जिसके वजह से ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमें सिर्फ प्लांट वाले पॉट में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टिक वाले पॉट पे हमें देखने को नहीं मिलते। सो प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लांट है वो लूज करता है वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू देयर लीव। ओके, एंड लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, तो उससे वो लॉस हो जाता है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।